नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवितरण या विभाजन फलन पार्टीशन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन आती है जो कि मैं समरी में आपको दिखा दूंगी। तो अभी अभी अपन ने देखा कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर T पर हीट रिजर्वर के संपर्क में अगर कोई निकाय है तो उसकी एनर्जी EI वाली अवस्था I में होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो जो सिस्टम है हमारा वो उस लेवल में है जिसका नाम ith लेवल है और उसकी एनर्जी EI में है और सिस्टम इसमें पड़ा हुआ है, सिस्टम की एनर्जी ये है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वेशन 1 से दी जाती है। यहाँ पर हमने देखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI को नाम दिया गया था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, सिर्फ इसको क्या कहा गया था, बोल्ट्जमान फैक्टर। लेकिन अगर इसके आगे समेशन लगा दिया जाए तो जो समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI है वो क्या बताता है, जिस सारे जो बोल्ट्जमान फैक्टर है उन सबका टोटल बताता है और इसे कहते हैं संवितरण फलन पार्टीशन फंक्शन और इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z जो है वो आपका समेशन I एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI हो जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है अगर पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो। और यहाँ पर बीटा क्या है, 1/kT है। ओके, अब ये पार्टीशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्टीशन फंक्शन के साथ में हम बहुत सारी क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल सकते हैं और एग्जाम में पूछी जाएगी। तो हम एक एक करके पैरामीटर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन एनर्जी। मीन एनर्जी मतलब एनर्जी की हमें वैल्यू पूछी गई है। हमने पहले ही देख लिया था कि अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है PI और अगर क्वांटिटी दी हुई है Y और इस Y का एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो समेशन PI YI हो जाएगा। अब हमें एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी तो एज इट इज रखनी पड़ेगी और क्योंकि क्वांटिटी Y की जगह क्या है, एनर्जी है, तो हमें EI निकालना पड़ेगा। ये एनर्जी की एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले PI का एक्सप्रेशन लिखते हैं। PI का एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया था, समेशन PI EI हो जाएगा क्योंकि Y का एवरेज जो था प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वो PI और YI है। ठीक है, तो ये Y एवरेज हो गया। अब यहाँ पर PI की वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो PI की वैल्यू है ये उठाकर अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिंपली हमने क्या किया है, ऊपर तो EI मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी समेशन आ जाएगा। हम जानते हैं कि पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो अभी अभी देखा था कि Z इज इक्वल टू समेशन E रेज़ टू पावर माइनस बीटा EI होता है। अगर इक्वेशन 4 का बीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाए, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डेल Z बाय डेल बीटा मिलेगा और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, तो देखो एक बार Z है इज इक्वल टू समेशन E रेज़ टू पावर माइनस बीटा EI। कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, बीटा के रेस्पेक्ट में, तो वेरिएबल क्या हो गया, बीटा हो गया। तो समेशन एज इट इज रहने दो, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा I एज इट इज है और हम जानते हैं e की पावर माइनस अल्फा x का अवकलन क्या होता है, माइनस का अल्फा e की पावर माइनस अल्फा x। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, x है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है माइनस का अल्फा वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर बीटा के साथ में कोफिशिएंट कितना है, माइनस का EI, तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस का EI। तो ये देखिए अवकलन यहाँ पर करके इक्वेशन नंबर 5 में दिया हुआ है माइनस का EI E रेज़ टू पावर माइनस बीटा I। ओके, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन 5 क्लियर हो गया। अब हमें ये कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब ये 4 को भी पुट करना चाहता है, 5 को भी पुट करना चाहता है और फिर ई बार की वैल्यू निकालना चाहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, स्लोली स्लोली करेंगे। इक्वेशन 3 में रखना है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही, है ना, इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही। सबसे पहले Z जो है वो तो ये रहा, तो आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 3 में अगर मैं यहाँ करूं 1 अपॉन ये वाला पार्ट इतना, तो ये 1 अपॉन यहाँ पे अपने पास, सॉरी यहाँ पर तो 1 है, ये नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, Z, तो 1/Z तो आएगा, तो ये आ गया देखो 1/Z आ गया क्योंकि Z ये रहा। अब बचा ये ऊपर वाला टर्म समेशन EI E की पावर माइनस बीटा I, बट ये क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ में है। तो हमें पता है कि समेशन E की पावर समेशन EI इंटू E की पावर माइनस बीटा I किसके इक्वल है, डेल Z बाय डेल बीटा, और इस माइनस साइन को भी इधर ले लो माइनस, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और ये आपका हो जाएगा डेल Z अपॉन डेल बीटा। करेक्ट, ये हमने पुट कर दिया, इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको ई बार की वैल्यू जो है वो क्या मिली है, माइनस का 1/Z डेल Z अपॉन डेल बीटा।
इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln z। कारण, क्योंकि देखो अगर इसको सॉल्व करो तो अगर आपको log का डिफरेंशिएशन करना है तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स dx। तो यहाँ पे ln z का कितना हो जाएगा, 1 बाय z हो जाएगा। और उसके बाद करना किसका है, करना किसके रेस्पेक्ट में था, बीटा के रेस्पेक्ट में। कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हो, z के। तो सबसे पहले तो z के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा 1 बाय z, और फिर z का बीटा के रेस्पेक्ट में भी करना रहेगा। इसलिए इसे हम सोल्व करते हैं तो वापस हमको यही मिल जाता है। आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, करेक्ट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा जो होता है 1 बाय kt होता है, अगर दोनों साइड में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो बीटा का लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल बीटा बाय डेल टी, और 1 बाय kt में 1 बाय x का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन kt स्क्वायर। ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ पर जो ई बार है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या मिली थी, इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड। इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड ये था। इसमें अगर वेरिएबल चेंज करते हैं, बीटा की जगह टी करना पड़े, तो एक तरीका आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि यहाँ पर टी आ जाएगा और यहाँ पर टी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर टी हो जाएगा और ये यहाँ पर टी हो जाएगा, और बीच वाला ln z एज इट इज रहेगा। वेरिएबल चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अब हमारे पास ये चीज कैसे आएगी। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर ये सारा अपन अगर इरेज कर देते हैं तो हमारे पास फ्रेश स्पेस बचेगा समझने के लिए। ध्यान से समझना, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए अपन को, डेल टी अपॉन डेल बीटा चाहिए। यहाँ पर अपन को क्या मिला हुआ है, डेल बीटा बाय डेल टी। तो अपन को चाहिए इसका इनवर्स, और अगर इसकी वैल्यू है 1 अपॉन माइनस के टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का के टी स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस यहाँ पे भी है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट होके प्लस का के टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा प्लस का के टी स्क्वायर, और साथ में कितना है, डेल बाय डेल टी ln z। तो डेल बाय डेल टी ln z एक साथ लिख लिया। अब हमारे पास ये एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी आई है। अगर आपको बोला जाए कि किसी का, हमारे पास एक सिस्टम में 10 बॉल्स है, 10 बॉल्स है, और आपके पास कहा जा रहा है कि माध्य ऊर्जा यानी एवरेज एनर्जी जो है वो 5 जूल है। 5 जूल है तो इन 10 बॉल की एनर्जी कितनी होगी, तो नंबर को एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि कितनी आ जाएगी, 50। तो अगर हमें 1 मोल की निकालनी है तो 1 मोल में कणों की संख्या किसके बराबर होती है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज एनर्जी को अगर हम अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह से अगर हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है हीट कैपेसिटी कितनी होती है, हमने देखा है डेल क्यू बाय डेल टी होती है। ठीक है, डेल क्यू बाय डेल टी होती है हीट कैपेसिटी। ये आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा ऊष्मा धारिता का, लेकिन हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं। तो ऊष्मा गतिकी के पहले नियम से हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस वर्क डन पी डी वी होता है। अब अगर आपने आयतन को नियत कर दिया, क्योंकि सीवी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ली जाती है, तो ये पीडीवी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आयतन क्या कर दिया, नियत। तो जो हीट है वो किसके बराबर होगी, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी। और यहाँ पर हमने आंतरिक ऊर्जा को यू की बजाय किससे रिप्रेजेंट किया है, ई से रिप्रेजेंट किया है। तो इस क्यू की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, डेल ई बार अपॉन डेल टी हो जाएगा, और 1 मोल के लिए निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ई बार की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन से मिली थी, और वो हमारे पास कितनी थी, ई बार हमारे पास कितना मिला था, ई बार हमारे पास था डेल बाय डेल बीटा ln z। बीटा के टर्म्स में, टी के टर्म्स में नहीं लिख रहे हैं, बीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो हमारे पास n की जगह n आ जाएगा, माइनस भी था यहाँ पे, सॉरी, और डेल बाय डेल टी ये रहा, और ई बार की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हमने पुट कर दी। वीडियो को बैक करके आप ई बार की वैल्यू बीटा के टर्म्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तो है t और यहाँ है बीटा, तो यहाँ वाले जो t है उसको हम वेरिएबल चेंज करेंगे, तो इधर बीटा और बीटा कर देंगे, राइट। तो इस डेल को तो इस डेल बीटा के साथ में ले लेंगे और इस t को इस बीटा के साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा बाय टी हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास ये डेल बीटा और ये डेल टी को एक साथ ले लिया हमने, तो ये मिल गया। और डेल बीटा बाय डेल टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी थी, -1/kT²। और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये n एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा kT², तो ये देखो n/kT² हो जाएगा। और ये डेल बीटा और ये डेल बीटा डबल बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो del2/del β² ln z, इक्वेशन 9 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से एंथैल्पी के बारे में जाते हैं, तो एंथैल्पी अपन जो होती क्या है वो अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन तो अभी सिर्फ इसके फॉर्मूले पे जाइए कि एंथैल्पी क्या होती है, इन सब का डेरिवेशन जो है वो अगली यूनिट में होगा, जो अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये अपन यूनिट 2 चल रही है, ठीक है। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन से मोलर एंथैल्पी मतलब एक मोल के लिए, और एक मोल की वजह से n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने देखा होगा H = U + PV होता है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो अपन E बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा E बार + PV और साथ में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जानते हैं PV = क्या होता है, KT होता है, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, PV = KT होता है, क्योंकि PV = हमारे पास कितना होता है, nRT होता है, और nR जो होता है वो किसके इक्वल होता है, K के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर PV = KT है, तो इस PV = के जगह अपन क्या रखेंगे, KT रखेंगे और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टर्म हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास E बार की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, लेकिन इस बार जो E की बार की वैल्यू पुट करेंगे, E बार के 2 फॉर्मूले मिले हैं हमें, एक तो बीटा के टर्म में मिला है और एक हमें T के टर्म में मिला है। जो T के टर्म में वैल्यू है वो वीडियो बैक करके देखना, वो कितना था, KT² del/del t ln z। तो यहाँ पर E बार की वैल्यू पुट कर दी और ये NKT एज इट इज है। यहाँ पे दोनों में हमें कॉमन क्या लेना है, NKT कॉमन लेना है, और बच जाएगा हमारे पास ये NKT कॉमन ले लोगे तो इसको भी NKT से डिवाइड कर दो और इसको भी NKT से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर जो बचेगा आपके पास एज इट इज। इसी तरह से अगर अपन एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी के अंदर हमारे पास पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि हमने देखा था कि z = समेशन e⁻ बीटा ei है, राइट, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि क्योंकि हमारे पास पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो सारी अवस्थाओं के लिए समेशन होता है, क्योंकि आई पे समेशन लगा रखा है। माना ऊर्जा हमने एनर्जी रेंज ली है E और E + DE, उसके बीच में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या कितनी ले ली हमने, ओमेगा ले ली। तो इस रेंज में ऊर्जा अवस्थाओं के लिए अगर हम पार्टीशन फंक्शन देखते हैं, तो उस पार्टीशन फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये यहाँ पे कैसे हुआ, देखो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटी सी रेंज हमने ली है, ये रेंज इतनी कम ली है, E से E + DE रेंज, ये रेंज इतनी कम ली है कि इस रेंज के अंदर हम एक्सपोनेंशियल -β E को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि रेंज ही बहुत छोटी है। क्योंकि बीटा के साथ कितना था, ith स्टेट की एनर्जी थी, आई जैसे जैसे चेंज होगा एनर्जी चेंज होगी, लेकिन रेंज इतनी कम रखी है कि एनर्जी में ज्यादा चेंज हो ही नहीं सकता। तो अगर एनर्जी में ज्यादा चेंज हो नहीं सकता तो e⁻−βE जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। और इस बीच में अवस्थाओं की संख्या जो है, सपोज इसके बीच में एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही, तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट मान ली, और इसके बीच में मान लीजिए 4 लेवल आ गए, एनर्जी के 4 लेवल आ गए, तो चारों के लिए पार्टीशन फंक्शन टोटल करना पड़ेगा। तो इसी फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, 4 बार लेना पड़ेगा, इसी फैक्टर को 4 बार लेना पड़ेगा। और अगर 4 की जगह अवस्थाओं की संख्या जो है वो हमें दी हुई है ओमेगा, अगर 4 की जगह ओमेगा दी हुई है और एक अवस्था के लिए वैल्यू है, देखो एक अवस्था की वैल्यू है e⁻−βE, तो ओमेगा अवस्थाओं के लिए वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा e⁻−βE। पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू केवल किस रेंज में है, E से E + DE रेंज में है। अगर हमें पूरी रेंज कवर करनी पड़ेगी तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, समेशन लगाना पड़ेगा। इसलिए Z की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आप इक्वेशन नंबर 12 में जो लिखा हुआ है उसी से याद रखिए। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया था, एनर्जी के लेवल को, पूरी एनर्जी के लेवल को 1 2 3 I N तक बांट दिया था। अब हमने क्या किया है, बीच में छोटी सी रेंज ले ली, और ये रेंज इतनी कम ली है कि उस रेंज में ये वाला फैक्टर कांस्टेंट आ जाए। और उस रेंज में अगर 5 लेवल आए हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा अवस्थाएं हैं तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये टर्म कांस्टेंट है, राइट। और यहाँ पर हमने समेशन कर दिया, क्योंकि हमें सारी रेंज कवर करनी है, तो सारी रेंज के लिए इक्वेशन नंबर 12 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखो जो चीजें लिखी हुई है वो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आप छोड़ दीजिए, ये वाला जो ग्राफ है वो भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ग्राफ हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप सीधा, क्योंकि हमें एंट्रोपी का डेरिवेशन करना है, तो आप सीधा Z पे आइए। Z की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे, Z की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, ये देखिए समेशन ओमेगा E e⁻−βE।
अच्छा, केवल जो समेशन है उसको ही हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है, तो वो करने के लिए ये ग्राफ और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप देखना चाहें तो ई की जो एनर्जी है वो हमें जो पीक वैल्यू है, इस पीक पर हमें जो एनर्जी की वैल्यू है इसकी हाईएस्ट मिलेगी, बाकी टर्म जो है वो नेग्लिजिबल हैं। इसलिए समेशन जब हम करेंगे तो बहुत सारे टर्म का टोटल मिलेगा, उन टोटल में केवल एक टर्म जो आएगा जहां पर मैक्सिमम मिलेगा केवल वही वैलिड होगा, उसके सामने आगे और पीछे जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो मिलेगी। इसलिए समेशन को हटा के ओपन करके अगर हम सारे इंडिविजुअल टर्म भी लेते हैं तो केवल वो एनर्जी बचेगी। अभी तक हमने एनर्जी को ई रखा था, पर ई टिल्ड पे देखते हैं तो ई टिल्ड पे हमें क्या मिला था, मैक्सिमा मिला था। तो समेशन को जब एक्सपांड करेंगे तो देखो E1 वाला टर्म आएगा, E2 वाला टर्म आएगा, बीच में ई टिल्ड वाला टर्म आएगा और E3 या E4 मान लीजिए। तो ये टर्म जो है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि इसके कंपैरिजन में बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो समेशन तो हट जाएगा और केवल ई टिल्ड वाला एक्सप्रेशन बचेगा। तो यहाँ पे ई टिल्ड वाला बच जाएगा, एनर्जी वाला बच जाएगा, और यहाँ पे अपने पास जेड वाला टर्म ये आ जाएगा। अब हम अपन क्या करेंगे, जो एल एन जेड है दोनों साइड में लॉग ले लो, यहाँ पे दोनों साइड में क्या लेना है, लॉग लेना है। तो एल एन आ जाएगा, यहाँ पे एल एन ओमेगा हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का लॉग हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा देखना, लेफ्ट हैंड साइड में तो एल एन जेड है, राइट हैंड साइड में आपके पास एल एन ओमेगा हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल पे लॉग लगाने से एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल आउट कर देता है, तो सिंपली माइनस का बीटा ई मिलेगा, सिंपली माइनस का बीटा ई, और लेफ्ट हैंड साइड में है एल एन जेड। अगर यहां से एल एन ओमेगा निकालोगे तो बीटा ई जो है वो इधर आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 13 हमें मिल जाएगा। एंट्रोपी की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, के एल एन ओमेगा होता है, एल एन ओमेगा की वैल्यू आपने ऊपर से लिख ली है, तो एल एन ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा के एल एन जेड, के बीटा ई बार आ जाएगा, और ई बार की जो वैल्यू है वो हमने सबसे पहले निकाल रखी है, वो हमें मिल चुका था यहाँ पर के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी एल एन जेड, ये हमें मिल चुका था। इसको मल्टीप्लाई करना है के बीटा से, के बीटा आ जाएगा के, और बीटा हो जाएगा 1/kt, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक बन जाएगा के टी डेल बाय डेल टी एल एन जेड। तो ये हमारे एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। अगर हमें प्रति मोल लेना है तो इस पूरे टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन 15 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अगर अपन लेते हैं तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है उसका भी डेरिवेशन अपन अगली यूनिट में करेंगे। वैसे अभी के लिए याद रख लेना U माइनस टी एस होता है, U की जगह हमने रखा है E बार, तो E बार माइनस टी एस हो जाएगा। E बार की वैल्यू जो है वो एज इट इज रख दी, और अभी एंट्रोपी निकाला है तो जस्ट थोड़ा सा बैक करके एंट्रोपी की वैल्यू रखना, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का के टी एल एन जेड बचेगा। और अगर हमें प्रति मोल लेना है तो अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम प्रेशर का फॉर्मूला देखते हैं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, ये प्रेशर का फॉर्मूला भी हम, जो फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम अगली यूनिट में बताऊंगी कि फॉर्मूला कहाँ से आया, और तब बताऊंगी कि पिछली यूनिट के अंदर हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन का जब डेरिवेशन करेंगे तब आपको प्रेशर का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका डेरिवेशन जो है वो हम मैक्सवेल रिलेशन जब पढ़ेंगे तो मैक्सवेल रिलेशन में, तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में पूरी सीरीज नहीं देखनी है, सिर्फ इसका डेरिवेशन देखना है, तो आप मैक्सवेल डेरिवेशन वाले लेक्चर में चले जाना, जब मैं अपलोड कर दूंगी। चलिए, हमारे पास P का फॉर्मूला ये होता है, F हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो F की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब F का डिफरेंशिएशन करना है V के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर V है ही नहीं, इसका मतलब एल एन जेड जो है उसके अंदर वॉल्यूम हो सकता है, तो एनकेटी को तो कांस्टेंट रखेंगे, एनकेटी को तो कांस्टेंट रखेंगे, और डेल बाय डेल भी अप्लाई कर देंगे, केवल एल एन जेड पे अप्लाई कर देंगे, और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को नियत रखेंगे, बस इतना सा फॉर्मूला है। इसी तरह से गिब्स एनर्जी की बात करते हैं। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है U प्लस पीवी माइनस टी एस। ये डेरिवेशन भी अपन अगली यूनिट में करेंगे, अभी के लिए आप केवल फॉर्मूला याद रखिए। और हम जानते हैं कि जो U माइनस टी एस है, U माइनस टी एस है, ये रिप्रेजेंट करता है F को, तो ये हो जाएगा F प्लस पीवी, करेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा F प्लस पीवी, और हम जानते हैं PV इज इक्वल्स टू NKT होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, तो PV की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, NKT, या फिर PV की जगह पहले आप सिर्फ क्या रखिए, KT रखिए। PV की जगह आप पहले क्या रखिए, केवल KT रखिए, क्योंकि जो F का है उसमें जब N से मल्टीप्लाई करेंगे तो KT को भी N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी N से मल्टीप्लाई कर दिया, और F की वैल्यू भी हमें मिल गई थी माइनस NKT ln z, दोनों में से कॉमन आ जाएगा N के, तो हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा केमिकल पोटेंशियल होता है, केमिकल पोटेंशियल जो होता है
उसकी डेरिवेशन और उसकी डेफिनेशन जब डिटेल में केमिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बाकी आप केमिस्ट्री से अगर इसको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ध्यान रख लीजिएगा, केमिकल पोटेंशियल को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो गिब्स एनर्जी से रिलेटेड होता है, और ये डेरिवेशन भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो इस बार केवल मैं फॉर्मूले यूज कर रही हूँ, इन सब के डेरिवेशन आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ये पूरा पेपर मेरे ही प्लेलिस्ट से कवर करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं इन सब का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी है, और एन जो है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम के अंदर आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स की संख्या के सापेक्ष गिब्स फ्री एनर्जी में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये रेट ऑफ चेंज जो है वो केमिकल पोटेंशियल को डिनोट करता है, व्हाइल कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डेल बाय डेल एन कर देंगे, और जी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दैट्स इट। इसमें से जो कांस्टेंट आ रहा है वो बाहर ले लेंगे, तो एन के टी कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, और डेल बाय डेल एन 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 जेड हो जाएगा क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स इट, हमारे पास ये हो चुके हैं सारे टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंग्लिश वाले बच्चों को दिखा देती हूँ, हमने पार्टीशन फंक्शन स्टार्ट किया था, तो ये पार्टीशन फंक्शन जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक, तो पोज करके इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ये आता है। सबसे पहले अपन ने मीन एनर्जी किया था, उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 तक देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी वाले वर्जन में ही देखना पड़ेगा। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए यू कैन गो थ्रू दीज स्लाइड्स, स्क्रीनशॉट्स। आई होप 5 का मिल चुका है आपको। फ्रॉम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आपके पास आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 आपके पास आ चुका है। जस्ट पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट और प्रिपेयर योर नोट्स। इसके बाद हमने यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो है वो स्टार्ट किया था। I'm really very sorry because I am not making separate videos for English medium and Hindi medium students because I do not have much time and I'm doing this for free. So I'm just trying to help the students and also I'm trying to put less efforts क्योंकि नहीं हो रहा यार, इतनी हिम्मत नहीं है कि सेपरेटली, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स है। एक्चुअली देर आर 9 पेपर्स फॉर यूजी एंड देर आर ऑलमोस्ट 16 पेपर्स फॉर पीजी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोनों लैंग्वेज में अलग अलग बनाना, बिकॉज इट विल डबल माई एफर्ट्स। 9 पेपर्स फॉर यूजी मतलब 18 पेपर्स मुझे सेपरेटली, और अब तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अपलोड करने के बाद में अब मेरे से स्टार्टिंग से वापस नहीं होगा। ऑलमोस्ट देर आर 250 वीडियोज राइट नाउ ऑन माई चैनल। 250 वीडियोज वापस डिलीट करके हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट बनाना, सॉरी नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। बस मुझे लगता है कि जो बच्चे सीरियसली फिजिक्स समझना चाहते हैं, यूजी वाले बच्चे, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, बट एटलीस्ट एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से तो ठीक ठाक हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैंने डिलीट करवा दिया था हिंदी मीडियम में, जब मैं अभी हिंदी में जब पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था नॉट नेसेसरी कि आप ये एग्जाम में लिख के आओ, मेन आपको बस यहाँ से लिखना है जेड वाले टर्म से। और ये समेशन क्यों हटा है उसका रीजन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में समेशन हटाना है क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। ये हमें एंट्रोपी का डेरिवेशन मिल गया था। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी, उसका फॉर्मूला जो मैंने पहले कहा था कि मैक्सवेल रिलेशन, या फिर नेक्स्ट यूनिट जब अपन पढ़ेंगे तब इन सब के डेरिवेशन आएंगे और सबके डेरिवेशन मैं बताऊंगी आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अभी सिर्फ छोड़ रही हूँ कि ये चीज छोड़ दो आगे नहीं पढ़ेंगे, नो आई विल पूरी प्लेलिस्ट में। आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला भी मैंने डायरेक्टली लिया है। वो प्रेशर का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, अभी भी 3 मिनट लगेंगे, पर मैं डिराइव नहीं करना चाहती क्योंकि फिर मुझे सारे डिराइव करने पड़ेंगे, इसलिए। ये फिर हमारी गिब्स एनर्जी आ गई थी, फिर हमारा केमिकल पोटेंशियल आ गया था,
दैट्स इट। केमिकल पोटेंशियल के बाद हमारा है मीन एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।